आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे दिल्ली राजवंश के अंतिम वंश, जिसको लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश जिसको प्रथम अफगानी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, इन सबको आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। इसी में हम आज दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश को जानेंगे। लोदी वंश जो कि करीब 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी, लगभग 75 वर्ष ये वंश दिल्ली सल्तनत में शासन में रहा। लोदी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी जिसका शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी तक, लगभग 40 साल तक बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बहलोल लोदी को प्रथम अफगानी साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। बहलोल लोदी एक दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ शासक था। यही कारण था कि ये लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत के हम सभी सुल्तानों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक समय करीब 38 साल ये शासन में रहा है, अपने दूरदर्शिता, अपनी कूटनीतिज्ञता और बुद्धिमानी के बल पर। क्योंकि ये स्वयं अफगान से आया था, अफगानी शासक था, तो इसने क्या किया था, जब ये शासन में आया था तो इसने प्रशासन में अफगानी सरदारों की नियुक्ति की थी। भारत में अफगान से सरदारों को बुलाया था, भारत आमंत्रित किया था और यहाँ बुलाने के बाद उसने उन्हें सभी प्रकार के प्रशासनिक सैन्य पद उनको प्रदान किए थे। तो इस प्रकार से अफगानी साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। बहलोल लोदी के शासन में ही एक लेखक था अब्दुल्ला, इसने तारीख ए दाऊदी में बहलोल लोदी के प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसका वर्णन किया है। जो प्रशासन व्यवस्था की अगर बात करें तो जो बहलोल लोदी था, इसकी प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। मतलब अभी तक जो शासन में रहे, जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे, उन्होंने एक राज व्यवस्था वाली सिस्टम को अपनाया था। मतलब खुद को सुल्तान घोषित किया था, है ना, और एक तरह से दरबारी हुआ करते थे उनके यहाँ, जिससे सलाह मशवरा वो करता था। लेकिन जो बहलोल लोदी था, इसने अफगानी परंपरा के अनुसार एक समानता का सिद्धांत का पालन किया। उसने ये सिस्टम बनाया हुआ था, वो स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठता था, कालीन में वो बैठता था और उसके साथ प्रतिष्ठित अमीर, सरदार, अधिकारियों से वो मंत्रणा करता था। मतलब जो राज दरबार की अगर मैं बात करूं तो वो किस पर निर्भर था, वो एक कालीन पर बैठ के, मतलब उनके इक्वल ही बैठता था, है ना, कालीन में उनके इक्वल बैठता था। उसी तरह समानता का जो सिद्धांत था इसने अपने प्रशासन में चलाया हुआ था। अगर साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को परास्त किया और जौनपुर को सल्तनत में शामिल कर लिया। जौनपुर में जो उसने विजय प्राप्त की थी, ये विजय, ये सफलता सबसे बड़ी सफलता रही। 1479 में उसने जौनपुर में जो शासक था हुसैन शाह, उसको परास्त किया था और जौनपुर को अब सल्तनत में शामिल कर लिया था। बहलोल लोदी ने मुद्रा प्रणाली भी चलाई थी। बहलोल लोदी ने चांदी के सिक्के को चलाया था, जो जिसका मूल्य 1/4, मतलब 1/4 टंके के मूल्य के बराबर था। ये चांदी का सिक्का बहलोली कहलाता था। और जो ये सिक्का था, ये अकबर के समय भी, मतलब मुगल वंश में जो शासक रहा है, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर आया था, मतलब लगभग 200 साल के बाद भी ये जो सिक्का था, ये विनिमय का माध्यम रहा। तो इस प्रकार जो बहलोल लोदी था, उसने अपने प्रशासन में कुछ इस तरह से व्यवस्था की हुई थी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी शासन में आया। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन में रहा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खान। हालांकि बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पहले ही इसको राज उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये एक हिंदू रानी का पुत्र था और यही कारण था
कि जो उसके अधिकारी इत्यादि थे, जो शासन में पहले अधिकारी इत्यादि होते थे, संबंधी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। शासन में जब ये आ रहा था तो उसका विरोध किया। तो इन सब विरोधों को दबाकर इसने अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से क्या किया कि हिंदुओं के प्रति इसने असहिष्णुता की नीति अपना ली। मतलब हिंदुओं के प्रति ये कठोर रवैया अपनाया और खुद को कट्टर मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, हिंदुओं के प्रति उसने क्या किया, असहिष्णुता की नीति अपनाई। इससे वो अधिकारी वगैरह जो थे, उसके संबंधी थे, वो खुश हो गए, क्योंकि ये खुद एक हिंदू रानी का पुत्र था, लेकिन हिंदुओं के प्रति इसकी जो नीति थी वो उसने चतुराई से उस विद्रोह को दबाया था और खुद को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसने अपने पिता के विपरीत अफगान राजत्व का त्याग किया। मतलब इसके पिता ने जो समानता का सिद्धांत चलाया हुआ था उसका इसने त्याग कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। फिर से वही जो प्रणाली चलती आई थी राज दरबार इत्यादि का उसने फिर से पालन कर लिया और एक तरह से निरंकुश राजतंत्र पुनः सिकंदर ने स्थापित कर दिया। सिकंदर लोदी जो कि विद्वान भी था और फारसी भाषा का ये अच्छा ज्ञाता था। मतलब फारसी भाषा का उसको अच्छा ज्ञान था। ये कई लेख इत्यादि लिखता था, कविताएं लिखने का उसको शौक था और गुल रुखी इस नाम से ये कविता लिखता था। मतलब जो भी इसकी कविताएं होती थी उसके नीचे इसका खुद का नाम ना हो के गुल रुखी ऐसे वो लिखा करता था। तो इस प्रकार ये जो सिकंदर लोदी था, अभी हमने इसके परिचय को जाना है। सिकंदर लोदी ने प्रशासन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से एक था आगरा की स्थापना करना। इसको हम जानेंगे। जो प्रशासनिक कार्य थे इसमें से एक था आगरा नगर की स्थापना कराई थी। और अगर आगरा नगर की स्थापना के पीछे कारण की बात करूं तो इसने राजस्थान में जो राजपूत सरदार थे उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, व्यापारिक मार्गों में नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की थी और इसी नगर को उसने राजधानी बनाया। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना कराई और उसको राजधानी बनाया। साथ ही इसने आगरा में ही एक किले का निर्माण कराया जो बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर था। ठीक है, आगरे में उसने किलाबंदी कराई, नगर की निर्माण करवाया, किलाबंदी करवाई, जिसको बादलगढ़ के किले नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक में भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था आय व्यय के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से जो भी राज्य में आय और व्यय, ठीक है, जो आवक हो रही है, जो राज्य को आय प्राप्त होती है, जो व्यय हो रहा है, उसके से संबंधित एक लेखा परीक्षण विभाग या लेखा परीक्षण प्रणाली की उसने शुरुआत की। इसी प्रकार खाद्यान्नों से उसने खाद्यान्नों से चूंगी के कर हटा दिए। व्यापार में भी कई प्रतिबंध जो पहले से लग रहे थे उनको हटा दिया। भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक प्रामाणिक माप को प्रारंभ किया। गज ए सिकंदरी गज सिकंदरी ये 30 इंच का होता था। ठीक है, और इससे भूमि की माप कराई जाती थी। मतलब भूमि को नापा जाता था इसके माध्यम से, और भूमि की माप कराने के बाद ही उपज के अनुसार लगान वसूला जाता था। इस प्रकार जो भूमि कर है वो उपज के माध्यम से लगाया जाता था। पहले भूमि की माप ली जाती थी, जो एक भूमि माप के लिए उसने प्रमाणिक माप का प्रारंभ किया था, और इसी माप के आधार पर भूमि को मापा जाता था, फिर उपज के आधार पर कर लिया जाता था। सामाजिक कार्य की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर लोदी ने जो कुप्रथाएं चली आ रही थी उनको बंद करवाया था। मुहर्रम और ताजिए पर पाबंदी लगा दी थी। मुहर्रम और ताजिए के निकालने पर उसने पाबंदी लगा दी थी। मुसलमान महिलाओं पर उसने संतों और फकीरों की दरगाह पर जाने के लिए और मजार पर जाने के लिए उसने रोक लगा दी थी। दिल्ली स्थित बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण कराया था, जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे होंगे। तो दिल्ली में स्थित उसने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था। दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। मोठ मस्जिद
जो कि लोधी स्थापत्य का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे होंगे। इसका निर्माण उसी के गवर्नर ने करवाया था, उसका गवर्नर था मियाँ भुआ, उसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, जो कि स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लोधी साम्राज्य के द्वारा जो स्थापत्य कला का अगर हम किसी उदाहरण की बात करते हैं तो ये मोठ मस्जिद सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सिकंदर लोधी ने आयुर्वेदिक ग्रंथों को फरहंग ए सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। तो उस समय पर जो ग्रंथ इत्यादि थे उनका फरहंग ए सिकंदरी में फारसी में अनुवाद करवाया था। गायन संबंधी कुछ ग्रंथ थे, उनका लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी, गायन संबंधी ग्रंथ की। ये ग्रंथ जो थे ये भारतीय संस्कृति में या भारतीय संगीत में प्रथम फारसी ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ? लज्जत ए सिकंदर शाही। इस प्रकार कला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर लोधी को कला क्षेत्र में भी रुचि थी, लेखन का उसको शौक था, गायकी का उसको शौक था, जिससे उसने लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना कराई। तो इस प्रकार स्थापत्य कला की अगर हम बात करते तो मोठ मस्जिद का उसने निर्माण करवाया था, बहलोल लोधी के मकबरे का उसने निर्माण करवाया था। इस प्रकार करीब 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी शासन में रहा और उसने ये प्रशासनिक व्यवस्था में जो कार्य किए थे उसको हमने जाना। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासन में आया। करीब 1517 से 1526 ईस्वी तक ये शासन में रहा। सिकंदर लोधी का ये ज्येष्ठ पुत्र था। 1517 ईस्वी में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को परास्त करके इसने दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया था। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी विजय थी किसके लिए? इब्राहिम लोधी के लिए, क्योंकि जो ग्वालियर था इसको सिकंदर लोधी ने भी जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं जीत पाया, और बहलोल लोधी ने भी प्रयास किया था लेकिन वो इसको जीतने में असफल रहे। लेकिन इब्राहिम लोधी के द्वारा 1517 में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को परास्त कर लिया गया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ग्वालियर की विजय इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी सफलता थी। ग्वालियर विजय के बाद इसने दूसरा जो अभियान चलाया वो था मालवा विजय। मालवा क्षेत्र में विजय का अभियान उसने चलाया था। मालवा क्षेत्र को वो दिल्ली सल्तनत में शामिल करना चाहता था, लेकिन जो मालवा क्षेत्र था वो मेवाड़ के राणा सांगा के संरक्षण में था, और इस कारण मेवाड़ का जब उसने अभियान चलाया था तो उससे महाराणा सांगा से उसको युद्ध करना पड़ा, जिसको खतौली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, एक तरह से लोधियों की इसमें हार हुई थी, और महाराणा सांगा के द्वारा उसको ये चुनौती भी दे दी गई थी, दिल्ली सल्तनत को वो हथियाना चाहते थे या उस पर भी आक्रमण करने की उन्होंने चुनौती दे दी थी। तो इस प्रकार खतौली का जो युद्ध था ये एक तरह से इब्राहिम लोधी के बाद में पतन का भी कारण बना। धीरे धीरे उसके जो अगर हम विद्रोह की बात करते हैं तो इसी के बाद से उसके शासन में विद्रोह बढ़ने लगा और वो अब लगातार ही असफल होने लगा था। इसके बाद जो और इस विद्रोह के चलते चलते फिर इसी प्रकार 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य ये पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें जो इब्राहिम लोधी था उसके चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो बाबर के आमंत्रित किया था किसने? आलम खां ने। और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में इस युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने तोप का और भारी सेना का उपयोग किया था। प्रथम बार तोप का उपयोग किया गया था बाबर के द्वारा, और यही युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई। और अपनी सैन्य कुशलता के कारण तोप का प्रयोग किया था उसने बाबर ने इस युद्ध में, जिसके कारण वो इस युद्ध में सफल रहा। लेकिन वो वापस लौटकर नहीं गया और उसने एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, ये लोधी वंश के
पतन का कारण था। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और लोदी वंश का भी इसमें अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के अब तक जो राजवंश थे उसमें अंतिम राजवंश लोदी वंश का अंत हो गया और एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हमने अब तक दिल्ली में जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में जाना। इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत का जो सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव था, आर्थिक व्यवस्था उसमें किस प्रकार से थी, इन सब का एक लेक्चर बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एक हायरार्की को बताया हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही अब हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य तुगलक के वंश के बाद हुए थे उन सबको भी हम कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने अभी तक जो दिल्ली सल्तनत थी उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के बारे में जाना और किस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश पराजय हुआ और एक नवीन वंश की स्थापना हुई। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।